इस वक्त की बड़ी खबर यह कि थाईलैंड कंबोडिया के बीच भीषण जंग शुरू हो चुकी है। दोनों देशों की सेनाओं में आमने सामने की जंग चल रही है। कंबोडिया ने ग्रैड रॉकेट से किया है हमला, थाई सैनिकों पर मिसाइल बरसाई है। तो देखिए किस तरह से ये हमला किया गया है, किस तरह से आमने सामने है दोनों देशों की सेना। थाईलैंड और कंबोडिया की ग्रैड रॉकेट से हमला किया जा रहा है, मिसाइल दागी जा रही है सैनिकों पर, थाई सैनिकों पर। देखिए किस तरह से मिसाइल बरसाई गई है, उसका वीडियो भी सामने आया है। ये जो जंग है वो दरअसल सीमा पर हुए विवाद को लेकर है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक मंदिर को लेकर विवाद है और वो विवाद इस हद तक अब आगे बढ़ चुका है कि दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह कि कंबोडिया ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। नागरिक ठिकानों पर भी हमला किया गया है। अचानक हुए युद्ध से जनता में खलबली है। देखिए किस तरह से दोनों सेनाएं ही सिर्फ आमने सामने नहीं है, सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए जा रहे हैं, नागरिक ठिकानों पर भी हमले किए जा रहे हैं और इसकी वजह से एक तरह की अफरा तफरी है, लोगों के बीच खलबली है क्योंकि अचानक सीधे युद्ध की शुरुआत हो गई है और मिसाइल और रॉकेट एक दूसरे पर दागे जा रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी यह भी मिल रही है कि कंबोडिया ने ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए हैं। थाईलैंड के सैन्य अड्डों पर पिन पॉइंट अटैक किया है। थाईलैंड के बंकरों पर रॉकेट बरसाए गए हैं। हमले में 14 लोगों की मौत होने की अब तक जानकारी मिल रही है, 25 लोग घायल हैं, ये जानकारी भी सामने आई है। देखिए किस तरह से थाईलैंड के बंकरों पर रॉकेट बरसाए गए हैं। ये युद्ध का मैदान एक और इस वक्त उठ खड़ा हुआ है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, देखिए कितना भीषण है ये युद्ध इस वक्त जो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच चल रहा है। कंबोडिया और थाईलैंड विवाद में F-16 की तैनाती कर दी गई है। थाईलैंड के F-16 की सीमा पर उड़ान देखने को मिली। तनाव बढ़ने पर हमले के आदेश भी मिले। थाईलैंड को अमेरिका से मिले हैं F-16 और ये कहा जा रहा है कि इस F-16 का इस्तेमाल कर सकता है थाईलैंड अगर ये विवाद, अगर ये जो तनाव है जिसमें एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं ये और ज़्यादा बढ़ता है। ये F-16 थाईलैंड को अमेरिका से मिले हैं और अब इनकी उड़ान सीमा पर दिखाई दी है। तो देखिए इसके दरअसल मायने क्या है समझिए। थाईलैंड ने 6 F-16 मैदान में उतार दिए हैं। कंबोडिया की सीमा के पास उड़ान भरते हुए दिखाई दिए हैं ये F-16। ये F-16 विमान थाईलैंड को अमेरिका से मिले हैं। अब कहा यह जा रहा है कि देखिए ये जो आसमान है इस वक्त जो सीमा के आसपास का इलाका है वहां पर F-16 उड़ान भरते हुए दिखाई दिए हैं। इन विमानों की सीमा पर कंबोडिया का थाईलैंड पर विध्वंसक हमला देखने को मिल रहा है। कंबोडिया ने MLRS से किया है यह हमला। थाईलैंड की सीमा पर मची है अफरा तफरी। तो देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये वीडियो सामने आए हैं जो दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से हमला किया जा रहा है। और ये जो हमला है कंबोडिया ने ये MLRS से किया है ये हमला। लेकिन थाईलैंड ने भी जवाबी कार्रवाई की है। 2 कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। हमलों के बाद जंगल में आग लगी है। देखिए किस तरह से हमले किए गए हैं और ये देखिए ये जंगल में आग लग गई। इस हमले के बाद हवाई हमला किया गया। हमलों के बाद थाईलैंड ने जो जवाबी कार्रवाई की उसके बाद देखिए किस तरह से जंगल में आग लगती हुई दिखाई दी है। थाईलैंड और कंबोडिया सीमा विवाद को लेकर संघर्ष देखिए किस हद तक उग्र हो चुका है। एक दूसरे पर रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, MLRS का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसाइल दागी जा रही है, हवाई हमला भी किया गया है, F-16 की तैनाती कर दी गई है। दोनों देशों के जवानों में आमने सामने की जंग भी जारी है। एक दूसरे पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। कंबोडिया में थाई एम्बेसी ने ऐलान किया है नागरिकों को कंबोडिया से निकलने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए तनाव इस हद तक बढ़ चुका है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच की आमने सामने की जंग हो रही है। देखिए ये आमने सामने की जंग सैनिकों के बीच हो रही है, एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं। इस बीच अपने नागरिकों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की जा रही है। कंबोडिया में जो थाई एम्बेसी है उसने ऐलान किया है अपने नागरिकों को कंबोडिया से निकलने के लिए उन्होंने कहा है। तनाव अपने चरम पर इस वक्त है। युद्ध मैदान में सैनिक आमने सामने हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि कंबोडिया और थाईलैंड की जो सीमा है उसे सील कर दिया गया है। कंबोडिया के 2 राज्यों में इस वजह से हाई अलर्ट है। देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कंबोडिया के जो 2 राज्य हैं, जो सीमा से लगते हुए 2 राज्य हैं, वहां पर हाई अलर्ट है और जो सीमा है दोनों देशों के बीच उसे सील कर दिया गया है। दरअसल ये विवाद 2008 से ही शुरू हो गया था। 2008 में जो विवाद शुरू हुआ वो आज इस हद तक बढ़ गया है कि एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं।
एक मंदिर को लेकर विवाद है जो सीमा पर मौजूद है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच। कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड, दुनिया का ये एक नया वॉर फ्रंट है। कंबोडिया ने जंग की शुरुआत की। देर रात थाईलैंड के इलाकों पर हमले हुए, रॉकेट और मिसाइल से ये हमले किए गए। थाईलैंड ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है। दोनों देशों के सैनिकों ने सीमा पर पोजीशन ले ली है। सेनाओं ने एक दूसरे पर फायरिंग की है। कुछ सैनिकों ने सीमा पार की। सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग भी हुई है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर ये कि थाईलैंड में गैस स्टेशन पर कंबोडिया ने हमला किया है। रॉकेट अटैक के बाद गैस स्टेशन में आग लग गई। धमाके से दहल उठा थाईलैंड का बानपुए इलाका। रॉकेट हमले से थाईलैंड के बानपुए में दहशत है। देखिए किस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें एक गैस स्टेशन पर हमला किया गया और गैस स्टेशन पर जो अटैक हुआ उसके बाद इस पूरे स्टेशन पर आग लगती हुई दिखाई दी। यहाँ तनाव है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच। एक और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि दोनों देशों की सीमाओं को सील किया गया है। कंबोडिया ने देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। नागरिकों से वापस आने के लिए कहा गया है। सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है, इस हद तक बढ़ा है कि अब सीमा को सील कर दिया गया है और देखते ही गोली मार देने के आदेश हैं अगर कोई भी सीमा के पास दिखाई देता है। अपने नागरिकों को भी वापस आने के लिए कहा जा रहा है। तो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध की वजह क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए क्यों हो रहा है ये समझिए। प्रे वेहर मंदिर को लेकर सदियों से विवाद रहा है दोनों के बीच। कंबोडिया के इस मंदिर पर दोनों देशों का दावा है। कंबोडिया का कहना है कि मंदिर उसके क्षेत्र में है। थाईलैंड का तर्क है कि मंदिर के चारों ओर की जमीन उसकी है, यानी थाईलैंड की है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ने मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बताया था। थाईलैंड का मंदिर की 4.6 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा है। 2008 में सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं तैनात हो गई थी इस एक मंदिर के विवाद की वजह से। 2008 से 2011 के बीच कई बार गोलीबारी हुई, झड़पें भी हुई सेना के बीच। लेकिन इस साल मई में भी विवादित सीमा क्षेत्र में गोलीबारी हुई थी और अब देखिए विवाद इस हद तक आगे बढ़ा है कि दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं, एक दूसरे पर मिसाइल और रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी है कि थाईलैंड कंबोडिया की जंग में चीन ने एंट्री कर ली है। चीन ने दोनों को विवाद सुलझाने के लिए कहा है। तो चीन की तरफ से इस विवाद में एंट्री की गई है और कहा यह जा रहा है चीन की तरफ से थाईलैंड और कंबोडिया को कि वो इस पूरे विवाद को सुलझा लें। लेकिन फिलहाल जिस तरह का तनाव देखा जा रहा है, ऐसे में हालात बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं सीमा पर कंबोडिया और थाईलैंड की। और ये विवाद बहुत पुराना विवाद है। 2008 में इस विवाद की शुरुआत हो गई थी। इसके पहले भी कई बार इस विवाद के चलते गोलीबारी हुई है, सेना आमने सामने आई है। लेकिन अभी जिस तरह से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है सीमा के आसपास के इलाके में कंबोडिया और थाईलैंड में। आपको आइए मैप के जरिए भी ये समझाते हैं कि दोनों देशों के बीच कहां जंग हो रही है और इसकी वजह क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सीमा पर एक मंदिर है जिसको लेकर विवाद है और ये देखिए कहां पर हो रही है जंग और ये जो विवाद की जो वजह है वो कहां पर है वो आपको दिखाते हैं। देखिए ये है दोनों के देश के बीच की सीमा। इधर थाईलैंड है, इधर कंबोडिया है। सीमा पर युद्ध हो रहा है और ये जो मंदिर है वो यहाँ मौजूद है, प्रे वेहर मंदिर की जमीन को लेकर दोनों के बीच में जंग है। इस मुद्दे को लेकर वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा चुके हैं, जिसकी तरफ से कहा गया था कि मंदिर कंबोडिया का है। लेकिन उसके आसपास का जो इलाका है 4.6 वर्ग किलोमीटर का, उसको लेकर थाईलैंड ये दावा करता है कि दरअसल उसका ये मंदिर का और जमीन का जो आसपास का इलाका है उसका है। इसको लेकर दोनों के बीच में विवाद है। आमने सामने की जंग इस वक्त जारी है और ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, 9वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है। लेकिन इसको लेकर दोनों देश अब आमने सामने हैं और जंग हो रही है। थाईलैंड के सीसाकेट और सुरिन पर भी बमबारी हुई है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। बमबारी से रिहायशी इलाके को बहुत नुकसान हुआ है। थाईलैंड के सीसाकेट में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कंबोडिया के हमले में 9 नागरिकों की मौत हुई है। हमले में 14 से अधिक लोग घायल हुए हैं। देखिए थाईलैंड के सीसाकेट में किस तरह से अब जो आम नागरिक हैं उन्हें भी नुकसान पहुंच रहा है। रिहायशी इलाके पर हमला किया गया। इस हमले में 9 नागरिकों की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि थाईलैंड की वायु सेना एक्शन मोड में दिखाई दे रही है।
वायुसेना ने एक्शन लिया है, गाइडेड बॉम्ब से कंबोडिया पर हमला किया है। थाईलैंड की वायुसेना ने दागे हैं गाइडेड बॉम्ब। धमाके के बाद कंबोडिया के ठिकाने धुआं हो गया। देखिए ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये दरअसल हवाई हमला किया गया था, गाइडेड बॉम्ब से हमला किया गया था। कंबोडिया पर हमला किया थाईलैंड ने, जिसमें वायुसेना थाईलैंड की एंट्री कर चुकी है। F-16 विमानों को उड़ते हुए देखा गया है और ये बताया जा रहा है कि गाइडेड बॉम्ब कंबोडिया पर दागे गए। इन बम से हमला किया गया, वहां पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो तनाव इस वक्त है, जिस तरह का युद्ध दोनों के बीच हो रहा है, ऐसे में थाईलैंड की तरफ से पश्चिम के देशों से और अमेरिका से मदद मांगी जा रही है और इस वजह से भी कहा यह जा रहा है कि दरअसल इस पूरे इलाके में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हथियार और ताकत मुहैया कराई जा रही है कंबोडिया को चीन की तरफ से, वो एक बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से दोनों के बीच तनाव इस हद तक बढ़ा कि वो युद्ध में बदलता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता को लेकर कहा जा रहा है कि वो विफल रही है। दोनों के बीच शांति की कोशिश नाकाम हुई है। 40 मिनट की चर्चा में नहीं निकला कोई भी नतीजा। सिर्फ कैदियों की अदला बदली पर सहमति हुई है। सीज फायर के लिए ट्रंप ने दिया था 50 दिन का अल्टीमेटम। रशिया यूक्रेन के बीच जो बातचीत हो रही थी इस्तांबुल में, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 40 मिनट की बातचीत हुई और कोई नतीजा सामने नहीं आया। कहा यह जा रहा है कि अभी सिर्फ जो बातचीत हुई है वो जो कैदी एक दूसरे के पास मौजूद हैं उनकी अदला बदली को लेकर है। ये इससे पहले भी हो चुका है, यानी इससे पहले भी प्रिजनर्स को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर चुके हैं। एक और बात आपको बता दें, इस्तांबुल वार्ता फेल तो क्या अब महायुद्ध होगा। रूस यूक्रेन के बीच वार्ता सिर्फ 40 मिनट चली। रूस की शर्तों की वजह से शांति का रास्ता नहीं निकला, ये कहा जा रहा है यूक्रेन द्वारा। दोनों देश सिर्फ कैदियों की अदला बदली पर ही सहमत हुए। 250 युद्धबंदियों की अदला बदली की जाएगी। निकट भविष्य में 1200 सैन्य कर्मियों की अदला बदली होगी। रूस ने 7000 से ज्यादा सैनिकों के शव लौटाए हैं। रूस ने 3000 और सैनिकों के शव सौंपने की पेशकश की है। अब सवाल यह है कि ट्रंप के 50 दिन के अल्टीमेटम का क्या होगा। क्या समय सीमा खत्म होने के बाद पुतिन ट्रंप में तनाव बढ़ेगा। सोची और सेवेस्तोपोल में भीषण ड्रोन हमला हुआ है। यूक्रेन ने ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। सोची में रूस का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम दिखाई दिया। यूक्रेन का एक और ड्रोन अटैक देखने को मिला। यूक्रेनी फौज ने एक साथ कई ड्रोन दागे। रूस के पेंसीर S-1 ने नाकाम किए ये हमले। डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन को नष्ट भी किया। इस बीच एक और वीडियो सामने आया है सोची से। सोची में हमले का एक और वीडियो सामने आया है। लगातार 5 धमाकों से दहला सोची। रिहायशी इलाकों में जोरदार धमाके हुए हैं। एयर डिफेंस ने ड्रोन अटैक को नाकाम किया। देखिए ये जो तस्वीर सामने आई है, ये एक और वीडियो सामने आया है। सोची में जिस तरह का हमला हुआ है उसको लेकर लगातार 5 धमाकों से ये पूरा इलाका दहल गया। रिहायशी इलाके में जोरदार धमाका हुआ। ड्रोन अटैक को नाकाम भी किया गया। तो आइए बता दें आपको कि सोची में किस तरह से दहशत फैली है। सोची में मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। पूरे इलाके में जिस तरह से हमले किए गए और एक के बाद एक धमाके सुनाई दिए, उसकी वजह से इस पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा विध्वंस हुआ है। ड्रोन अटैक से धुआं हुआ है सोची शहर। यूक्रेन ने मिसाइल अटैक से सोची को दहलाया है। तो ड्रोन हमला किया गया, मिसाइल हमला, ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है जिसके लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और पूरे सोची शहर को और इसके आसपास के इलाके को पूरी तरह से दहला दिया गया डबल अटैक कर, जिसमें ड्रोन और मिसाइल दोनों का इस्तेमाल किया गया। इस वक्त बड़ी जानकारी ये आ रही है कि रूस के मीडिया ने बड़ा दावा किया यूक्रेन के हमले को लेकर। रूस के मीडिया का दावा यह है कि यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो यूक्रेन ने रूस पर किया है। सोची और अडलर में अभी भी ड्रोन हमले जारी हैं। तो ये सबसे बड़ा हमला ये कहा जा रहा है रूसी मीडिया द्वारा। यूक्रेन में ट्रंप ने अब नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है ऑपरेशन ईरान। इस अभियान के तहत ट्रंप यूक्रेन में जेलेंस्की का तख्ता पलट कर आना चाहते हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जेलेंस्की को सत्ता से हटाने के लिए पुतिन और ट्रंप में सीक्रेट डील हो गई है। ट्रंप की नजर यूक्रेन के खनिज संपदा पर है, तो पुतिन यूक्रेन में अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूस और अमेरिका ने खतरनाक षड्यंत्र पर काम करना शुरू कर दिया है।
यूक्रेन में रूस की बारूदी बरसात हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की पराजय हर बीतते घंटे के साथ करीब आती जा रही है। अब सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक न सिर्फ पुतिन ने बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन की गद्दी से ज़ेलेंस्की को हटाने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि युद्ध विराम के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। व्हाइट हाउस का मानना है कि ज़ेलेंस्की की वजह से ही अब तक सीज फायर नहीं हुआ है। यही वजह है कि अब ट्रंप ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाना चाहते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तो सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की को हटाने के लिए पुतिन और ट्रंप में पर्दे के पीछे गुप्त समझौता हो गया है? इस प्रश्न का आधिकारिक उत्तर तो अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन यूक्रेन में इस समय एक साथ कई ऐसी बड़ी घटनाएं घट रही हैं जो इस बात का संकेत कर रही है कि ज़ेलेंस्की को कुर्सी से हटाने का मिशन शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे रूस और अमेरिका ज़ेलेंस्की को सत्ता से बेदखल कर यूक्रेन का भविष्य तय करने जा रहे हैं। यूक्रेन में रूस का बारूदी बदला शुरू हो गया है। रूस के ड्रोन हमलों से दहला है ओडेसा। गेरॉन ड्रोन से पोर्ट सिटी ओडेसा पर हमले किए गए हैं। देखिए किस तरह से पोर्ट सिटी ओडेसा को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें गेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। गेरॉन ड्रोन से लगातार रूस हमले कर रहा है यूक्रेन पर, और ये ताज़ा हमला ओडेसा पर किया गया है। रूस की ड्रोन स्ट्राइक से तबाह हो गया है ओडेसा। हमलों से रिहायशी इलाकों में विस्फोट हुए हैं। ड्रोन हमलों से घरों में भीषण आग लगी है और कई जगहों पर हमला किया गया है। लगातार पोर्ट सिटी ओडेसा को निशाना बनाया जा रहा है रूस द्वारा। ये जो ताज़ा हमला है इसमें रिहायशी इलाकों में भी विस्फोट हुआ है, घरों में आग भी लगती हुई दिखाई दी है। तो पुतिन का बदला, क्या ओडेसा पर बारूदी वर्षा उसी का एक हिस्सा है? कितने ड्रोन से हमला हुआ है समझिए। ओडेसा पर 250 से ज्यादा यानी 250 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया ओडेसा पर हमले करने के लिए। ये विध्वंसक हमला कैसे है समझिए। विनाशक ड्रोन से हमला किया गया। वो ड्रोन जिसका इस्तेमाल किया गया वो दरअसल शाहिद ड्रोन है, जिसे गेरॉन 2 के नाम से बना रहा है रूस। हमले में टारगेट क्या था? रिहायशी इलाके, हथियार डिपो, ऐतिहासिक स्मारक, ये सभी जगह निशाने पर थी रूस के। ओडेसा टारगेट क्यों है ये समझिए। सबसे ज्यादा आबादी वाला तीसरा शहर है ये। यूक्रेन का 85% एक्सपोर्ट ओडेसा के रास्ते से ही होता है, क्योंकि ये पोर्ट सिटी है, यहाँ बंदरगाह है। काला सागर तट पर मौजूद ये बंदरगाह शहर है, और यूक्रेन दुनिया में बहुत सा सामान जो भेजता है वो इसी बंदरगाह के रास्ते से भेजता है, और इसको इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत इसकी है रूस के लिए। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को हटाने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रूस एक साथ कई षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा है। पहली साजिश है यूक्रेन में जल, थल और नभ से जबरदस्त हमले। अब रूसी सेना उन शहरों और संस्थानों पर हमले कर रही है जो ज़ेलेंस्की से जुड़े हुए हैं। ज़ेलेंस्की से जुड़े शहर कीव और क्रीवी रीह में भीषण हमले किए जा रहे हैं। रूस ऐसी जगहों पर बम बरसा रहा है जो यूक्रेन के गौरव के प्रतीक है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की के कार्यकाल में जो हथियार फैक्ट्रियां शुरू हुई थीं, जो हथियार गोदाम बनाए गए थे, उन्हें भी मिटाया जा रहा है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में कहां कितनी तबाही हुई है, अब इसे वीडियो रिपोर्ट के जरिए समझिए। कीव में रूस ने यूक्रेन के नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी को टारगेट किया। कीव में रूस ने भीषण हमले कर यूक्रेन के हथियार गोदाम जला दिए। कीव में रूसी सेना के हमलों में कई इमारतें बर्बाद हो गईं। रूस ने सबसे भीषण हमले ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रीवी रीह में किए। क्रीवी रीह में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट की इमारत बर्बाद हो गई।
रूस के विस्फोट की वजह से जिम्नेजियम को भी नुकसान पहुंचा है। ज़ेपोरिज़िया में रूसी आर्टिलरी ने भीषण हमला कर यूक्रेन के 2 ठिकानों पर कब्जा कर लिया। रूस के भीषण हमलों से सूमी के बड़े इलाके में ब्लैकआउट हो गया। क्रामातोर्स्क में रूसी बमबारी की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। पोक्रोवस्क में विनाश का भयावह मंजर नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के मिराज फाइटर जेट को भी तबाह कर दिया है। यह उसी वक्त की तस्वीर है जब रूसी हमले में यूक्रेन का लड़ाकू विमान जल गया। रूस ये संदेश दे रहा है कि जब ज़ेलेंस्की अपने घर और दफ्तर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जब वो यूक्रेन के गौरव के प्रतीक संस्थानों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो वो यूक्रेन और वहां के लोगों को कैसे बचाएंगे। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ बड़ा विद्रोह भड़क गया है। कीव से लेकर क्रीवी रीह तक, चेरकासी से लेकर पोल्टावा और निप्रो तक ज़ेलेंस्की का जोरदार विरोध हो रहा है। सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के खिलाफ जोरदार नारे लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन के लोग ही अब ज़ेलेंस्की को भ्रष्ट बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन की जनता तब बागी हो गई जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून को खत्म करने और भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों की आजादी खत्म करने की कोशिश की। इसी के बाद शहर शहर ज़ेलेंस्की के खिलाफ गदर शुरू हो गया। इस दौरान ये पहली बार है जब यूक्रेन की जनता ज़ेलेंस्की के खिलाफ इस तरह बागी हो गई है। शक इस बात का है कि इस विद्रोह के पीछे रूस और अमेरिका का हाथ है। माना जा रहा है कि पुतिन और ट्रंप जनता को भड़काकर विद्रोह करवाकर ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की तैयारी में है। माना जा रहा है कि ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए जो 50 दिन की समय सीमा तय की है, उसमें ही ज़ेलेंस्की का तख्ता पलटकर नई सरकार बनाने और उसके साथ रूस की शर्तों पर समझौता करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इस वक्त एक बड़ी खबर देश से आ रही है। बिहार विधानसभा में विधायकों की झड़प हुई है। SIR पर चर्चा के दौरान झड़प हुई। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान झड़प हो गई। बीजेपी विधायक संजय कुमार ने माइक तोड़ दिया। मार्शल ने दोनों पक्ष को रोका। देखिए ये तस्वीरें बिहार विधानसभा की हैं। बिहार विधानसभा में इस मुद्दे पर लगातार मानसून सत्र के दौरान चर्चा हो रही है और हर दिन हंगामे की तस्वीरें और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब जो देखिए ये विवाद है वो इस हद तक बढ़ गया कि झड़प होती हुई दिखाई दी, जिसमें मार्शल को बीच में आना पड़ा। रोकने के लिए माइक उठाकर फेंका गया। बीजेपी के विधायक के संजय कुमार, जिन्होंने माइक को तोड़ दिया। माफ कीजिएगा। एक और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुझे सदन में अपशब्द कहे गए। बीजेपी विधायक संजय ने मुझे अपशब्द कहे हैं, ये कहा है तेजस्वी यादव ने। तो दरअसल इसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ा है। भाजपा के जनक सिंह ने मेरे को माँ बहनों की लगातार गालियां दी। संजय सिंह एक संजय सिंह है विधायक, मोरठा बांधे हुए रहते हैं, लालगंज के विधायक हैं और उन्होंने माइक भी तोड़ा। अब सदन में क्या बच गया बताओ? सत्ता पक्ष के लोग, जब उप मुख्यमंत्री ऐसा है, जब लीडरशिप ही ऐसा है, तो उनके सदस्य कैसे होंगे? लगातार जो है हमारे भाषण को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा था और हमने अगर कोई भी अपशब्द अगर कहा हो तो वो साबित कर दे, डिक्शनरी में बता। एक और बड़ी खबर लेकिन आपको बता दें, भारत और ब्रिटेन के बीच ये जानकारी मिल रही है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो सकता है, इस पर मोहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जानकारी ये मिल रही है कि अग्रीमेंट हो गया है। लंदन में इस समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर समझौता हो गया है, इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा। मनीष, ये समझौता हो गया है, क्या कुछ है इस समझौते में और किस तरह से ये भारत को फायदा पहुंचाएगा?
देखिए, आपको बता दें कि लंदन में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और कीर स्टारमर से उनकी मुलाकात हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। ये प्रधानमंत्री की मुलाकात की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रिटेन का दौरा, और इस दौरे से बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बातचीत चल रही थी उसे आखिरी रूप दे दिया गया है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है भारत और ब्रिटेन के बीच। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, अब फाइनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो गए हैं, क्या इससे भारत को हासिल होगा? भारत के लिए किस तरह से फायदेमंद होगा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ब्रिटेन के लिए भी? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हो गया है। इसका मतलब यह है कि जो भारतीय सामान है जिनका निर्यात ब्रिटेन किया जाता है उनको एक कर मुक्त बाजार मिलेगा, ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, जिसमें खास करके भारत के टेक्सटाइल्स हैं, फुटवियर हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, इंजीनियरिंग सामान है, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर और केमिकल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो है। वहीं दूसरी तरफ जो ब्रिटिश सामान है उनको भी 90% तक कर में कटौती की गई है। इसमें खास करके अगर आप कहें तो स्कॉच है, विस्की है, जिन है, ऑटोमोबाइल के कई सारे कंपोनेंट हैं इसमें, और दूसरा जो ब्रिटेन से आने वाले दूसरे जो आइटम्स हैं जैसे कि कॉस्मेटिक्स है, मेडिकल डिवाइसेस है, या फिर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो सामान है, चॉकलेट है, इन सब पर उनको कर में छूट दी जाएगी। तो जाहिर है कि दोनों देशों के लिए दोनों देशों का बाजार मिलेगा, और जिन सामानों की हम निर्यात करते हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर मिलेगा। अभी थोड़ी देर के बाद जब देश के प्रधानमंत्री प्रेस को संबोधित करेंगे तो कुछ और डिटेल भी सामने आने वाला है। जी, और ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन 2007 से भारत और ब्रिटेन के बीच एक कोशिश की जा रही थी कि इस तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, और वो आखिर अब जाकर फाइनल रूप ले पाया है। इसके बाद उम्मीद यह है कि भारत और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी कर सकता है, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन या बाकी और देशों के साथ। वो उसके लिए एक टेम्पलेट का काम करेगा। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब सीधे रुख करते हैं लंदन का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले मोदी इस वक्त क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री स्टारमर के गर्मजोशी भरे स्वागत सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। First of all, let me extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Starmer for the warm welcome and gracious hospitality. Today marks a historic day in our bilateral relations. I am pleased to note that after many years of hard work, the comprehensive economic and trade agreement between our two countries has been concluded today. यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे।
This agreement does not merely pave way for economic partnership, but is also a blueprint for our shared prosperity. On the one hand, Indian textiles, footwear, gems and jewelry, seafood, engineering goods will get better market access in the UK. Indian agricultural products, processed food industry will find new opportunities in UK's market. This agreement will prove especially beneficial for India's youth, farmers, fishermen and MSME sector. On the other hand, people and industries in India will be able to access products made in the UK, such as medical devices and aerospace parts at affordable and attractive prices. इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए ये समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। Along with this agreement, we also have reached a consensus on the Double Contribution Convention. This will inject new energy into the service sectors of both countries, especially in technology and finance. It will promote ease of doing business, reduce from India's skilled talent. These agreements will enhance investments and generate new employment opportunities in both countries. Moreover, as agreements reached between two democracies and two of the world's major economies, they will lend support to global stability and global prosperity. फ्रेंड्स, अगले दशक में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई गति और ऊर्जा देने के लिए विजन 2035 जारी किया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोड मैप बनेगा। Friends, to give new momentum and energy to our comprehensive strategic partnership in the coming decade, today we are launching our Vision 2035. Vision 2035 is a roadmap that will form the basis of a strong, trustworthy, and ambitious partnership in the fields of technology, defense, climate, education, and people-to-people connect. डिफेंस और सिक्योरिटी में साझेदारी के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाया गया है। हमारी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को और मजबूत करने पर काम किया जाएगा। इट इज अवर कमिटमेंट दैट फ्रॉम एआई टू क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स टू साइबर सिक्योरिटी, we shall create the future together. A defense industrial roadmap has also been drawn up for partnership in defense and security. Work will continue on strengthening our technology security initiative. It is our commitment that from AI to critical minerals, from semiconductors to cybersecurity, we shall create the future together. फ्रेंड्स, शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। यूके की 6 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोल रही हैं। पिछले हफ्ते ही भारत के गुरुग्राम शहर में साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन हुआ है। Friends, in the field of education too, we are writing a new chapter together. 6 universities of the UK are opening their campuses in India.
Just last week, the University of Southampton inaugurated its campus in the city of Gurugram in India. फ्रेंड्स, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज हु मिसयूज डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी इटसेल्फ मस्ट बी हेल्ड अकाउंट। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। Friends, we thank the Prime Minister and his government for strong condemnation of the terrorist attack in Pahalgam. We are united in the belief that there is no place for double standards in the fight against terrorism. We also agree that the forces which espouse extremist ideologies should not be allowed to misuse democratic freedoms. Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held to account. Our security agencies will continue to enhance cooperation and coordination on matters such as the extradition of economic offenders. फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं। हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। Friends, we have continued to exchange views on peace and stability in the Indo-Pacific, the ongoing conflict in Ukraine, and the situation in West Asia. We support early restoration of peace and stability. Respect for sovereignty and territorial integrity of all countries is essential. Today's era demands development, not expansionism. फ्रेंड्स, पिछले महीने अहमदाबाद में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों में कई यूके के नागरिक भाई बहन भी थे। उनके परिवार वालों के प्रति हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं। यूके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों में एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं। दे डिड नॉट जस्ट ब्रिंग करी फ्रॉम इंडिया, but also creativity, commitment and character. इनका योगदान सिर्फ यूके की समृद्ध इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूके के कल्चर, स्पोर्ट्स और पब्लिक सर्विस में भी दिखता है। Friends, last month in the unfortunate plane crash in Ahmedabad, our sisters and brothers of the UK were among those who lost their lives. I would like to express my deepest condolences to the families of the victims. The people of Indian origin in the UK form a living bridge that connects our two nations. They did not just bring curry from India, but also creativity, commitment, and character. Their immense contributions are not just limited to UK's prosperous economy, but are also visible in UK's culture, sports and public service. फ्रेंड्स, जब भारत और यूके मिले और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है। फॉर बोथ ऑफ अस, cricket is not just a game, but a passion, and also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but
We always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring, solid partnership. आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035 इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है। Friends, I would be remiss not to mention cricket when India and the UK are coming together, especially during a test series. For both of us, cricket is not just a game, but a passion. And also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building a high-scoring, solid partnership. The agreements concluded today and Vision 2035 are milestones which advance this very spirit. प्रधानमंत्री जी, मैं एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको भारत यात्रा करने का निमंत्रण भी देता हूं और आशा करता हूं कि हमें शीघ्र ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister, I thank you once again for your warm hospitality. I would also like to take this opportunity to extend an equally warm invitation to you to visit India. I am eagerly looking forward to hosting you in India very, very soon. Thank you very much. Thank you, Excellency. Thank you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर हैं, इसके बाद मालदीव जाएंगे, लेकिन आज बहुत अहम उपलब्धि हासिल की है। भारत ने FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई और मुद्दों पर बात की, चाहे वो पहलगाम हिंसा की बात हो या फिर एयर क्रैश की बात हो। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के संबंध कितने अहम हैं और कितने पुराने हैं, उसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।